हेलो दोस्तों। भारतीय इतिहास पाठ्यक्रम में आज हम मगध साम्राज्य का उदय चैप्टर नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य पर राज करने वाले तीन वंश थे। उनका क्या नाम था? पहला वंश था हर्यक वंश, जो मगध राज्य का पहला ऐतिहासिक वंश था। दूसरा वंश था शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग थे। और तीसरा वंश वंश कौन सा था? नंद वंश, जिसके संस्थापक का क्या नाम था? महापद नंद। तो हर्यक वंश से स्टार्ट करते हैं। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी का नाम क्या था? गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त हुए। बृहदत्त मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक हुए। और जरासंध बृहदत्त के पुत्र थे। जरासंध किसके पुत्र थे? बृहदत्त के पुत्र थे। मगध राज्य के जो आरंभिक इतिहास की जानकारी है वह महाभारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? महाभारत से मिलती है। बिम्बिसार। बिम्बिसार 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक का जो काल था वह बिम्बिसार का काल था। हर्यक वंश के जो वास्तविक संस्थापक थे वह बिम्बिकार थे। बिम्बिकार हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक थे। प्रथम भारतीय राजा जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिम्बिसार प्रथम भारतीय राजा थे जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिम्बिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणिक के नाम से बिम्बिसार को जाना जाता है। तो बिम्बिसार बौद्ध धर्म को मानता था। तो बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध के समकालिक था। बिम्बिसार गौतम बुद्ध के समकालिक था और बौद्ध धर्म को मानता था। इन्होंने राजगृह नगर का निर्माण करवाया। नगर का निर्माण कराया। तो जो मगध राज्य की राजधानी थी वह कौन सी थी? गिरिब्रज। गिरिब्रज, जिसको राजगृह भी कहा जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया? बिम्बिसार ने करवाया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। बिम्बिसार की हत्या किसने की? उसके ही पुत्र अजातशत्रु ने। इस वजह से इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ठीक है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था। अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? बिम्बिसार ने मिलाया था। अंग राज्य के राजा कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो मगध के पहले वंश हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार हुए। फिर बिम्बिसार के बाद अजात शत्रु आए, जो बिम्बिसार के पुत्र थे और बिम्बिसार की हत्या करके उन्होंने मगध की गद्दी पर 492 ईसा पूर्व में बैठे। और इनका शासनकाल 492 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक रहा। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु प्रारंभ में तो जैन धर्म के अनुयायी थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है अजातशत्रु को, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। और लिच्छवी गणराज्य को भी अजातशत्रु ने मगध में मिलाया था। लिच्छवी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध में मिलाया। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? पुणिक, जो बचपन का नाम रहा है। अजातशत्रु ने विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयीन ने की। बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयीन ने की। ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे के पिता को मारते रहे और पितृहंता पितृहंता के नाम से फेमस होते रहे। तो उस प्रथम बौद्ध संगति के संरक्षक कौन थे? अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की? अजातशत्रु ने की, मगध काल के राजा ने। अजातशत्रु के शासनकाल में जो युद्ध होते थे उसमें हथियारों के प्रयोग में क्या क्या हथियार यूज किया जाता था? महाशिला कंटक। महाशिला कंटक क्या होता था? पत्थर फेंकने वाली मशीन महाशिला कंटक कहा जाता था। और रणमूसल क्या होती थी? गदा लगा हुआ रथ। गदा लगा हुआ रथ को रणमूसल कहते थे। तो ये दो हथियार अजातशत्रु के टाइम पर यूज किए जाते थे, महाशिला कंटक और रणमूसल।
फिर आते हैं उदयीन। देखो, उदयीन जैन धर्म के अनुयायी थे, जबकि अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और उनके पिता बिंबिसार जो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो उदययन ने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, ये पूर्णतः जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इसी वजह से जैन धर्म में उदययन को पितृभक्त कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में उदययन को पितृहंता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, जो कि बौद्ध धर्म के जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना उदयन ने की। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित होने के कारण एक प्राकृतिक जल दुर्ग था। हर्यक वंश के जो अंतिम संस्थापक हुए उनका क्या नाम था? नागदशक था। नागदशक हर्यक वंश के अंतिम संस्थापक थे। और अजातशत्रु के नवीन हथियार के बारे में हमने पढ़ा था, महाशिला कंटक और रणमूसल। तो महाशिला कंटक क्या होता है? पत्थर फेंकने वाली मशीन। जबकि रणमूसल क्या होता है? इस पर जो रथ होता था, रथ के ऊपर गदा लगी हुई होती थी। जब रथ चलता था तो वह गदा घूमती रहती थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के जो अंतिम अंतिम शासक थे उनका नाम था नागदशक। और नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? 412 ईसा पूर्व में। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की और शिशुनाग वंश की स्थापना की। अच्छा, शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध राज्य में मिलाया। शिशुनाग ने अवंती राज्य पर जीत हासिल की और उसे मगध राज्य में मिलाया। शिशुनाग ने राजधानी कौन सी बनवाई? वैशाली को राजधानी बनाई। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और कालाशोक ने राजधानी कहाँ शिफ्ट की? पाटलिपुत्र में। तो शिशुनाग ने तो राजधानी वैशाली में बनवाई, लेकिन कालाशोक जो शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे उन्होंने पाटलिपुत्र में राजधानी को शिफ्ट किया। तो कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगति हुई। अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की, जिन्होंने अवंती को जीता और मगध राज्य में मिलाया। फिर शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनवाई। फिर उसके उत्तराधिकारी कालाशोक आए, जिन्होंने राजधानी को पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया। और दूसरी बौद्ध काउंसलिंग कहाँ पर हुई? वैशाली में हुई, जो कालाशोक के शासनकाल में हुई। और अंतिम राजा का क्या नाम था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन अंतिम राजा थे। फिर आता है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक महापद नंद रहे। महापद नंद पहले क्षत्रिय राजा थे। तो नंदवंश के जो पहले राजा थे वो क्षत्रिय राजा थे, शूद्र राजा नहीं थे। इसने सर्व छत्रांतक सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियो का नाश करने वाला द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की। द्वितीय परशुराम व सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण की? महापद नंद ने धारण की, जो नंदवंश के संस्थापक थे। और अंतिम शासक कौन थे नंदवंश के? घनानंद थे। घनानंद अंतिम शासक थे। तो नंदवंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने किया और मौर्य मौर्य वंश की नींव रखी। तो नंद वंश का विनाश किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य व चाणक्य ने किया है। अब हम माइंड मैप देखते हैं। नंद वंश जिसके संस्थापक महापद नंद थे, इनको सर्व छत्रांतक व द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है। और धनानंद नंद वंश के अंतिम संस्थापक थे, जिनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का काल पढ़ते हैं। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। गुरु का नाम दार्शनिक अरस्तु यूनानी दार्शनिक अरस्तु इनके गुरु थे। यूनानी दार्शनिक अरस्तु इनके गुरु थे। घोड़े का नाम बुकेफेलस बुकेफेलस या फिर बहुकेफला इनके घोड़े का नाम था। बहु इनके घोड़े के नाम पर इन्होंने नगर की स्थापना की, जिसका नाम था बहुफेकला।
इनके प्रधान सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के प्रधान सेनापति थे और सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जब भारत पर भी जब भारत आए थे तो ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। भारत विजय अभियान सिकंदर ने कब स्टार्ट किया? 326 ईसा पूर्व में। और झेलम का युद्ध, जिसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहा जाता था, वह किस किस के बीच में हुआ था? सिकंदर व पंजाब के जो पोरस राजा थे उनके बीच में झेलम या फिर हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। और सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? निरियाकस नाम था। सिकंदर के जल सेनापति का नाम निरियाकस था। तो सिकंदर अफगानिस्तान से होते हुए भारत में आया और यहाँ पर जो अभी पाकिस्तान में जो झेलम नदी है, इसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना भी किया था। इसको पार करके जब आए तो जो पंजाब प्रांत है वहाँ के पोरस राजा ने सिकंदर से युद्ध किया, जिसको आइडेपिस का युद्ध कहा जाता है। अच्छा, जो सिकंदर के पिता फिलिप थे वह कहाँ के शासक थे? सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय थे, वह मकदूनिया के शासक थे और उनकी हत्या 329 ईसा पूर्व में हुई। उसके बाद सिकंदर ने 129 ईसा पूर्व में राज्यभार संभाला और भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया। सिकंदर सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु के शिष्य का क्या नाम था? सिकंदर। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में मगध साम्राज्य का उदय व सिकंदर के बारे में पढ़ा। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी में हम पढ़ेंगे कि नंद वंश की जो पतन का कारण क्या था? भ्रष्टाचार, अलोकप्रियता व अत्यधिक कर। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव, सांस्कृतिक विनिमयकरण, जो गांधार कला और यूनानी बस्तियों का निर्माण। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ? भारत में गांधार जो कला थी उसका आगमन हुआ, यूनानी बस्तियों की स्थापना हुई, लेकिन राजनीतिक प्रभाव अल्पकालिक था। सांस्कृतिक प्रभाव काफी अच्छा रहा सिकंदर के आने का, लेकिन राजनीतिक प्रभाव क्षणिक था। ठीक है। और हम भौगोलिक मैप में देख सकते हैं कि झेलम का युद्ध यहाँ पर हुआ है, ब्यास नदी यहाँ पर है और झेलम नदी यहाँ पर है, तो हाइडेपिस का युद्ध यहाँ पर हुआ। और वैशाली, अवंती, जिसको मगध राज्य में किसने मिलाया था? शीशुनाग ने मिलाया था। वैशाली यहाँ पर है, शीशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। फिर कालाशोक ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी शिफ्ट की। तो इस तरीके से हमने आज राज्य का उदय के बारे में पढ़ा। अगले लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको एसएससी का सारा सिलेबस यहाँ पर फ्री मिलेगा। बैंकिंग का सिलेबस पूरा मिलेगा, पूरा अपडेटेड सिलेबस मिलेगा और फिर हम उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम करना है। इसके लिए आप मेरे से बने रहिए और कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते रहिए, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपके दिमाग में ट्रांसफर हो। थैंक यू सो मच।